खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज मैंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी शुरू से लेकर आखिर तक सुना, जिसमें डीजी आईएसआर जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, और डीजी यानी डायरेक्टर जनरल आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने हिस्सा लिया। इसकी बैकग्राउंड तो हम सब जानते हैं। इमीडिएट वजह तो ये थी कि अरशद शरीफ, जो एक बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनको कीनिया के अंदर कई गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। अब जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो हर डायरेक्शन से आ रहे हैं। सो आई थिंक दैट वाज वन रीज़न दे डिसाइडेड के दे हैव टू गो पब्लिक एंड स्पीक। लेकिन इसके पीछे पूरा, जब से इमरान खान साहब हुकूमत से अलग किए गए हैं और उन्होंने जो कैंपेन शुरू किया हुआ है, उसकी बैकग्राउंड में दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। देखिए, मेरे लिए तो एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट हु वुड लाइक टू एम्फसाइज के व्हाट ही क्रिटिक्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि उनको अमन चाहिए, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, उनको ये आइडियोलॉजिकल बकवास जो है और दुनिया में जिहाद करने का फ़लसफ़ा और ग़ज़वा हिंद को प्रमोट करने की बातें, नॉन स्टेट एक्टर्स को पैट्रनाइज करने की बातें, आम आदमी के लिए दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ब्रेड एंड बटर, बच्चों को एजुकेशन मिले, क्राइम जो है वो कंट्रोल में हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों का बहरान पाकिस्तान में बहुत पुराना है। मैं इस सिलसिले में ये भी बता दूं कि मेरी जो किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, वो आज ही मुझे जो मेरे पब्लिशर्स हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची, उन्होंने कहा है कि रीप्रिंट हो गया है और सो द बुक इज़ अवेलेबल। बहुत देर से लोग इसके मुतालिक मुझसे पूछ रहे थे। सो नाउ द बुक इज़ प्रिंटेड एंड होपफुली शुड बी अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने उस किताब में जो इस्टेब्लिश किया था कि पाकिस्तान को जाते जाते अंग्रेज़ों ने जिस लिए बनाया, देखिए बनाना तो उन्होंने ही था ना, कि इंडिया को डिवाइड करें या यूनाइटेड छोड़ें। सो लेट्स नॉट start into the blame game, but only look at the responsibility. Who could decide the final shape in which India would be left? That's the question. और कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की पोजीशंस पे बहुत लिखा गया है मेरी जिना वाली किताब में, और बाकी किताबों में सब डिटेल्स हैं। बट द निटी ग्रिटी ऑफ दिस इज़ कि पाकिस्तान जो ब्रिटिश आर्मी के ये फैसला था आखिरी, बिल्कुल आखिर में, कि इंडिया को डिवाइड करो और एक ऐसा पाकिस्तान बनाओ जो फॉरेन पावर्स पे डिपेंडेंट भी हो। और क्योंकि जिन्ना साहब एंटी सोशलिस्ट थे, एंटी कम्युनिस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बहुत बड़े वो हामी थे, तो उनका डायरेक्शन सबको पता था कि वो वेस्ट की तरफ होगा, और वही हुआ। तो दैट्स द ऑरिजिन ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। इट्स अ डिसीजन ड्राइंग ultimately from the decision of the British military that a Pakistan is needed to prevent the spread of communism in South Asia। और पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसको पूरा मार्केट करने की कोशिश की। मैंने बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ऑलरेडी started sending Mr. Isfahani to the Americans, और मई 1947 में भी ये कम्युनिकेशंस हुई।
लेकिन 1 साल पहले इस्फहानी साहब ने वहाँ जाके कहा कि जो पैगाम था जिन्ना साहब का कि जी आप पाकिस्तान के बनने को अपोज ना करें, क्योंकि द अमेरिकन्स वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उनकी पोजीशन थी कि एक यूनाइटेड सेकुलर इंडिया जो है कम्युनिज्म को बेहतर रोक सकेगा, बजाय कि इसके टुकड़े हो जाएं और एक कमज़ोर साउथ एशिया हो जिस पे बाहर से हमले हो सकें। द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट टुवर्ड्स द एंड, कि इंडिया जो है वो अनरिलायबल है, उसमें एंटी इम्पीरियलिज्म, सोशलिज्म, अपना जो नेहरू का ऐलान था कि ज़िम्मेदारी ख़त्म और सोशलिस्ट इकॉनमी बनेगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए द ऑप्शन दे चोज वाज टू क्रिएट पाकिस्तान। और एक ये भी है कि ऑलरेडी ट्रांसफ़र ऑफ पावर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मैंने बाद में पढ़ा अब, और किसी अपनी फर्दर किताब में मैं लाऊंगा, कि इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड कि रावलपिंडी होगा कैपिटल पाकिस्तान का। दिस इज़ बिफोर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। सो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स जिनके पास है वो अपने वॉल्यूम चेक कर लें। बट एनी हाउ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, 10 से क्या कहते हैं 14 से 15 मिलियन लोग बेघर हुए, पाकिस्तान बन गया और इंडिया ने उसे एक्सेप्ट किया। बल्कि इफ़ आई मीन करेक्टली इन्फॉर्म्ड, यूएन की एंट्री में इंडिया ने पाकिस्तान को अपोज नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया। इट इज़ ओनली अफगानिस्तान विच अपोज्ड द एंट्री ऑफ पाकिस्तान एज अ मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दिस इज़ द बैकग्राउंड यू हैव टू कीप इन माइंड। पाकिस्तान क्योंकि बहुत जल्दी में बना था तो इसके पास सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस थीं जो फंक्शनल थीं, इफ़ेक्टिव थीं। एक सिविल ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स, वो CSP ऑफिसर्स, ICS ऑफिसर्स एट दैट टाइम, एंड अदर ऑफिसर्स, PCS जो है प्रोविंशियल सर्विसेज। एक तो ये फ्रेमवर्क था जिसको जिन्ना साहब कॉल्ड एज द आयरन और स्टील फ्रेम। हाँ जी, इसके 2 कर दो उन्होंने कहा था बजाय एक के। एंड द सेकंड वाज ऑलवेज द आर्मी, the armed forces, in which the army was the main. ये भी बताने की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान में शुरू से ही जमहूरियत पे हमले होने शुरू हो गए, और जो यहाँ के पॉलिटिशियंस थे उन्होंने मुस्लिम लीग में एंट्री इसलिए की थी कि हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि लैंडलॉर्डिज़म को बचाना है और जो एक सोशलिस्ट किस्म की थ्रेट थी उसको अवॉइड करना है। सो दैट वाज द बेसिस। जब पाकिस्तान बन गया तो नन ऑफ देम हैड अ विजन ऑन व्हाट पाकिस्तान विल बी बेस्ड। अ लूज किस्म का आइडिया तो यही था कि ये मुसलमानों का मुल्क है। ये लूज नहीं था, दिस वाज द की आइडिया। ये मुसलमानों के लिए बन रहा है, इत्तेफाक से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी हैं। दैट्स द क्लेम, द ट्रूथ। और ये भी फैक्ट था कि पाकिस्तान बनाते हुए इन्होंने 1/3 मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी इंडिया में छोड़ दी थी, बजाय उनको अपने पास बुला लें। दे negotiated in a way, I mean I've given all that in my Jinnah book, please check there. पाकिस्तान जाता है बन, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस प्रूव टू बी नाहिल, ना आहिल, क्या कहते हैं यार, इनकॉम्पिटेंट। हाँ जी। और फैक्शनलिज्म, सिंधियों का झगड़ा पंजाबियों से, पंजाबियों का झगड़ा बंगालियों से और पख्तूनों से और बलोचों से, ये सारी स्टोरी राम कहानी सब जानते हैं। सो आई नीड नॉट एम्फसाइज दैट वेरी स्ट्रांगली। आई थिंक 58 का जो मिलिट्री कू है, सिंस आई वॉज 11 years old, और मेरी आंखों के सामने टेम्पल रोड लाहौर और सारे लाहौर में आम लोगों ने खुशियाँ मनाई थी कि आर्मी हैज़ टेकन ओवर। तो ये कहना कि आर्मी का जो आना है वो पता नहीं पाकिस्तान की जमहूरियत को उसने ये कर दिया वो कर दिया, इज़ ऑल रबिश। पाकिस्तान वॉज ऑन द वर्ज ऑफ ए सिविल वॉर टाइप सिचुएशन। और यहाँ पे ये भी सही है कि लेफ़्ट की मूवमेंट भी स्ट्रॉन्ग थी, तो उसको भी रोकना था। 2-3 चीज़ें थी, बट बेसिकली लेफ़्ट की मूवमेंट ऐसी नहीं थी कि कोई इनकलाब कर सकें, बट दे वर देयर
इन इफेक्टिवली प्रेस के अंदर और ये और वो। मेनली तो पॉलिटिशियन एक दूसरे से लड़ रहे थे, हाँ जी, और बल्कि डेप्टी स्पीकर ऑफ द बंगाल असेंबली वाज किल्ड ऑन द फ्लोर, यानी उसको मारा वो जो होते हैं माइक्रोफोन्स लेके ऑपोजिशन ने शाहिद अली साहब को। ही वॉज वेरी बैडली हर्ट एंड देन ही डाइड। हाँ जी, इसको भी बैकग्राउंड में रखें। उधर डॉक्टर खान साहब जो वेस्ट पाकिस्तान के पहले शायद चीफ मिनिस्टर बने थे, उनको मर्डर कर दिया था। दे से इट वाज अ प्राइवेट थिंग, वी डोंट नो, लेकिन अदरवाइज द कंडीशंस वर वेरी बैड। फूड प्राइसेस वर हाई, टिपिकली गवर्नमेंट जो है वो इनफेक्टिव थी, ये थी। तो अयूब खान और मिलिट्री का आना जो है लार्जली वेलकम किया गया, एटलीस्ट इन वेस्ट पाकिस्तान। एंड आई हैव इन माई बुक गिवन एम्पल एविडेंस ऑफ दैट। इससे पहले जो एंटी अहमदिया राइट्स हुए थे, तब भी आर्मी को बुलाया गया था, और उन्होंने जो हमारी पॉलिटिकल क्लास थी, उसने तो उसके अंदर पूरा हिस्सा लिया था। सो द आर्मी एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर, एंड देन फ्रॉम अयूब खान ऑनवर्ड्स यू फाइंड कि सिविल ब्यूरोक्रेसी जूनियर पार्टनर बन जाती है, और आर्मी का, आर्म्ड फोर्सेस का जो है होल्ड ऊपर आ जाता है। ये है इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। एक्सटर्नली पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान बन गया तो पहले दिन से इन्होंने अमेरिका के आगे वो क्या कहते हैं, मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि हमें आप अपनी फ्रंट लाइन स्टेट बनाएं। हम ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि मिडल ईस्ट में, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, ये है वो है, तो वी विल सर्व योर इंटरेस्ट इवन इन देयर, क्योंकि ऑयल फील्ड्स तो सारी वहाँ थी। दिस ऑल्सो you find discussed in the Garrison State book as well as in the Jinnah book. Americans were not interested in Pakistan. They were looking towards India. But 51 में जब नेहरू ने डिक्लेयर, और ये भी देखें जिन्ना साहब ने अपने उस दौर के अंदर में ये पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया था कि हमें 2 बिलियन की मिलिट्री वो हार्डवेयर दें और ये दें और वो दें। 2 बिलियन in 1948 में, हाँ जी, एज अर्ली एज दैट। तो द अमेरिकन्स ने लिखा था कि डू दे थिंक डॉलर्स ग्रो ऑन ट्रीज। कुछ भी नहीं था मिला। 51 में जाके हमें 10 मिलियन मिला था, विच इज़ 0.5% ऑफ वॉट वी वर डिमांडिंग। सो वी वर ऑलरेडी कीन टू जॉइन द अमेरिकन्स, you know, to saying that we will be the front lines state against communism. उनके साथ 54-59 में मिलिट्री पैक्ट हुए। पाकिस्तान सिएटो और सेंटो जो रीजनल पैक्ट्स थे उसका भी हिस्सा बन गया, ऑल ओपनली डिक्लेयरिंग दे आर ऑन द साइड ऑफ द यूएस लेड एंटी कम्युनिस्ट जो भी एक फ्रेमवर्क है। इस बुनियाद पे पाकिस्तान को फिर उन्होंने आर्म्स भी बहुत दिए, लेकिन ये भी क्लियरली उन्होंने कह दिया था कि दीज आर्म्स आर टू बी यूज्ड टू डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट कम्युनिस्ट अग्रेशन, एंड दे वर नॉट टू बी यूज्ड इन अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। लेकिन 65 ने हमने पंगा ले लिया, और उसमें मिलिट्री के कुछ जनरलों की हमाकतें, कुछ हमारे फॉरेन ऑफिस की, कोई अयूब खान की अपनी dilly-dally position, all that is in the Garrison State book, and it is based on ample, abundant research, including talking to Pakistani retired officers as well. तो उस किताब के क्रीडेंशियल्स कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, बल्कि CSS के इम्तिहान में भी उस पर सवाल आते हैं अब। सो व्हाट दिस इज़ अ बुक विच हैज़ इट्स ओन अथॉरिटी। तो अब बात यह है कि अगर इस बैकग्राउंड को आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर मेरी आर्गुमेंट ये बन रही है कि क्योंकि कोई विजन नहीं था कि इसको किस किस्म का मुल्क बनाना है, ये तो ले लिया कि मुसलमानों के लिए होगा, भाई ये फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक होगा या कि एक डेमोक्रेटिक होगा। और अगर डेमोक्रेटिक कोई मुस्लिम मुल्क होता है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं जो सेकुलर
नॉर्मल डेमोक्रेसी से मुख्तलिफ होती हैं। वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में सारी उस किस्म की कन्फ्यूजन एग्जिस्ट करती है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये दो जो इंस्टीट्यूशंस थी, सिविल सर्विस और आपकी ये आर्मी, अगर ना होती तो पाकिस्तान शायद बहुत देर पहले ही इसका ब्रेकअप हो जाता, क्योंकि रीजनल फोर्सेस शुरू से ही इस पाकिस्तान में नहीं थी इंटरेस्टेड, बिकॉज पावर शेयरिंग, पावर रिसोर्स शेयरिंग पे इनके कभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हमारी पॉलिटिशियंस के दरमियान। दे वर ऑलवेज इनटू फैक्शनलिज्म, ख़ास तौर पे वेस्ट पाकिस्तानीज वर्सेस जो ईस्ट पाकिस्तानी जो मेजॉरिटी थी, उसके हम राइट्स जो हैं वो डिनाई करते रहे। और मुझे बहुत खुशी हुई एक बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि हमने हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से हमारा मुल्क टूटा, यानी ईस्ट पाकिस्तान। दिस इज़ द फर्स्ट एडमिशन आई हैव सीन जिसमें एक हकीकत को माना गया है। और जब हकीकत को कोई एक इंस्टीट्यूशन मान लेती है तो ये उसको सुधारने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पेसिमिस्टिकली नहीं देख रहा, मैं इसको, आई होप दिस इज़ इंट्रोस्पेक्शन। और जो बातें वहाँ पे हुई वो आई विल गो थ्रू देम नाउ। बैकग्राउंड मैंने आपको पूरी बता दी है कि अगर आपकी आर्मी ना होती तो पाकिस्तान पहले दिन से, और ये सिविल सर्वेंट्स ना होते तो ये चलने के लिए इसकी बहुत डिफ़िकल्टीज थी। ये पॉलिटिशियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना सके। सो व्हाट कैन बी वर्स दैन नॉट हैविंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई एग्रीमेंट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इस्लामिक भी हो, डेमोक्रेटिक भी हो, फेडरल भी हो, ऑल राइट, बट लुक एट द 56, 62, 73 कॉन्स्टिट्यूशंस। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में ये कन्फ्यूजन अभी तक एग्जिस्ट करती है, 18th अमेंडमेंट नॉट विथस्टैंडिंग। तो जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौक़िफ़ लिया गया वो ये है कि हमने अब डिसाइड कर लिया अपने पूरे एक्सपीरियंस से कि वी विल रिमेन ए पोलिटिकल। आई थिंक इट्स द प्रॉपर पोजीशन टू टेक। ए पोलिटिकल मीन्स कि आप स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट बल्कि की इंस्टीट्यूशन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग के भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंस्पिरेसीज हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, इसको आपने अपने ISI का काम ये है और होना भी चाहिए। देयर इज़ नो कंट्री विच इज़ विदाउट सच ए सर्विस। और आर्मी का काम है कि आपके फ्रंटियर जो हैं वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड हों ताकि कोई इस पर हमला ना कर सके। दिस ऑल्सो इज़ अ लेजिटिमेट सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन फ्रॉम द टाइम अयूब ख़ान का आना, फिर उसका चले जाना, फिर याह्या ख़ान का और पाकिस्तान का टूट जाना, इस सारे दौर में देखिए सैमुअल P. हंटिंगटन एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने फ़ौज के रोल की बात की है। और उन्होंने कहा है कि एट वन पॉइंट ही थॉट के क्योंकि फ़ौज मॉडर्नाइजिंग एजेंट होती है, तो ऐसे मुल्कों में फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जहाँ पे एक मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसकी अपनी कोई बुर्जुआजी नहीं है, तो द आर्मी कैन स्टेप इन एंड क्रिएट दोज कंडीशंस ऑफ मॉडर्निटी जिस पे कि रियासत आगे को बढ़े। लेकिन वाइल ही सेड दैट, ही ऑल्सो सेड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जब आर्मी सियासत में और ये एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा देर आती है तो उसका हिस्सा भी बन जाती है, यानी वही करप्शन, वही मैनूवरिंग, मैनिपुलेशन उसके अंदर आ जाती है। और जो हैरोल्ड रासवेल का जो आइडिया है गैरिजन स्टेट का, जिस पे मैंने ये किताब बेस की है, वो तो ये है कि ये जो होते हैं स्पेशलिस्ट इन वायलेंस, यानी ऑन वायलेंस, यानी द आर्म्ड फोर्सेस, जब वो देखते हैं कि ये एक स्टेट के अंदर जो है एक फॉरेन एग्रेशन का भी एग्जिस्टेंस है और ये है वो है, सो दे स्टार्ट क्लेमिंग टू बी द गार्डियंस ऑफ द कस्टोडियंस ऑफ द नेशनल सॉवरेंटी। वो भी आज कहा गया कि वी आर अल्टीमेटली, एंड आई थिंक आई वुड नॉट डिस्प्यूट दैट, बिकॉज
इफ़ द पॉलिटिशियंस कैन नॉट मैनेज, और पाकिस्तान तो बड़ी इंस्टेबिलिटी में जा रहा है, तो political preferences apart, realistically speaking, somebody has to step in, and the institution which will do that would be your army, you like it or not. But that's how states are constructed. State कोई moral authority नहीं होती, ये एक functional वो क्या कहते हैं आर्टिफैक्ट है जो इंसानों ने बनाया अपने फ़ायदे के लिए, मसाइल हल करने के लिए, एक्सप्लॉयट लोगों को करने के लिए. देयर आर डिफरेंट थियरीज, वी नीड नॉट गो इनटू देम. वहाँ पे ये कहा गया अरशद शरीफ साहब के मर्डर के मुतल्लिक कि भी काउंटर आर्गूमेंट भी है. जो मुझे समझ आई है वो ARI और इमरान खान के करीब जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ डायरेक्शंस उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि we have to wait for the inquiry to find out what is the truth. I hope this inquiry is not killed like all other inquiries. Inquiries are ordered many times, but then हमूदुर रहमान रिपोर्ट जो है वो सप्रेस हो गई थी, और कुछ बहुत कुछ हुआ है, और वो इंक्वायरी कितनी ऑनेस्टली अपना काम करेगी वी डोंट नो, बट एनी हाउ दैट्स इम्पॉर्टेंट. So let's not take an absolute position on who is behind the death of this very talented Arshad Sharif Saab. A great loss to a nation जिसमें conscientious किस्म के जर्नलिस्ट जो हैं वो कम ही हैं. हाँ जी, जो मैंने सुना है he was an investigative journalism में उनका कमाल था. I've seen a few problems of his. Very sad he was killed. तो जो वहाँ पे बताया गया कि ये इस इशू के बाद जो बात दोनों ने की, DIG ISPR और DIG ISI, वो यही थी कि यहाँ पे the worst thing that Pakistan can have is instability, and I agree with that. This instability must come to an end, and stable government, the rule of law in some sense should be brought back. जो इतनी मैसिव करप्शन है वो भी ख़त्म होनी चाहिए. ये गरीबों का मुल्क है और इसके रिसोर्सेज लोग लूट के अपनी जेबों में डाल लेते हैं. इमरान खान का ये कंप्लेंट तो दुरुस्त है, अब तो उस पर भी एक देयर इज़ अ फिंगर पॉइंटिंग एट हिम बिकॉज ऑफ द तोशा खाना इंसिडेंट एंड मैनी अदर्स आई हैव हर्ड. हाँ जी, एक और बात उन्होंने जो की वो ये था, and I think this is Lieutenant General Babar Iftikhar. He seems to be well read in political theory and so on. He said कि opinion आपकी जो मर्जी हो सकती है, but facts cannot be what you choose. Facts are there objectively. I think that's the best statement I have heard in a long time. हमारे जो academics हैं उनमें भी इतनी अक्ल नहीं कि ऐसी बात कर सकें, क्योंकि फैक्ट्स को ट्विस्ट करना ही हमारे एकेडेमिया का कमाल है. क्योंकि हम एक आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं, इसलिए कभी सच को फेस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं. लेकिन यहाँ पे ये कह देना एक बहुत बड़ी बात है कि यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन, ओपिनियंस कैन बी मैनी, बट यू कांट चूज योर फैक्ट्स. फैक्ट्स आर देयर ऑब्जेक्टिवली. दैट्स एन एक्सलेंट स्टेटमेंट. और जिस पे जोर दिया गया कि these two organizations या institutions are there to see to it कि इतनी instability पाकिस्तान में ना हो जाए कि सिविल वॉर की तरफ हम चल पड़े. एंड आई थिंक दैट पोजीशन इज़ ऑल्सो करेक्ट. DIG ISI ने कहा कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा एनिमी नंबर 1 जो है वो एक्सटर्नल नहीं है. ये जो हम रट लगाए रहते हैं ना हमेशा, इससे दे आर स्टेपिंग बैक. इट इज़ इंटरनल. एंड इंटरनल व्हाट इज़ दिस, कि जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर मैसिंग अप द सिचुएशन ऑल द टाइम एंड देयर इज़ इंस्टेबिलिटी. अब इस दफ़ा की इंस्टेबिलिटी तो एक्सेसिव हो गई है. आई डोंट नो हाउ दिस कैन बी सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट द स्टेट. यू नो, उसकी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज तो पहले ही हमें नज़र आती हैं. अब पॉलिटिकल भी इंस्टेबिलिटी अगर ये हो जाएगी तो ये स्टेट कैसे चलेगी. द आर्मी फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड हैज़ डिसाइडेड नॉट टू
come back into power. But they'll have to do something, and the politicians have to be uh, made to behave responsibly. कई बातों का एक पॉलिटिशियन ने कहा कि आप ये बताएं कि इमरान खान को क्या आप लेके नहीं थे आए, जिसका जो आईएसआई के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, उन्होंने कहा इसके ऊपर कभी आइंदा बात करेंगे, विच आई थॉट वाज वेरी गुड. कि दिस इज एन एडमिशन कि दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग एंड अनमेकिंग गवर्नमेंट्स, एंड sometimes this has been done in an arbitrary manner. Actually, many times this has been done in an arbitrary manner. The thing is, what do I learn from this? Okay, from this press conference, which is strategic, either Pakistan will change course, और जो इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी बात हुई है कि उसके ज़रिए हम पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें मेरी सजेशंस हैं, दे आर वेल नोन, आई विल रिपीट देम. Confrontation with India doesn't serve Pakistan's interests. The Kashmir issue cannot be and should not be such a absolute categorical concern to open talks with India and to normalize relations with India. Keep on discussing if you feel like. I have shown in my Jinnah book that there was a fair chance कि पाकिस्तान को कश्मीर मिल जाता, बट मोहम्मद अली जिन्ना spurned that opportunity, and I would like somebody to question me, and I do it in the best interest of Pakistan. कि अगर आप एक दफ़ा पॉलिटिकल गलतियाँ कर देते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना यार. यू कांट हाइड योर सेल्फ बिहाइंड योर ओन wrong decisions, flawed decisions. But we do have a Kashmir. It's large enough. We have the northern areas, और वो भी हैं. अगर कश्मीर दोनों तरफ से, जैसे एक आइडिया भी था कसूरी प्लान का, मुशर्रफ वॉज इन्वॉल्व, मनमोहन सिंह वॉज इन्वॉल्व, अगर बजाय ये इंडिया से झगड़ा करने के हम कहें कि यार ठीक है, वी मैनेज ऑन बोथ साइड्स एंड लेट्स मूव ऑन, आई वुड से दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान. चाइना के साथ आप अपने रिलेशंस कायम रखें. I can understand you feel the need to have China behind your back, क्योंकि अमेरिका के साथ अब पता नहीं उनके साथ रिलेशंस क्या डेवलप होंगे. बट मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन अ पॉजिटिव वे देखना चाहता था, बिकॉज आई नो एवरीबॉडी एल्स इज़ वेरी सिनिकल अबाउट इट. कि ये जो मिलियंस टाइम या ट्रिलियंस टाइम इन्होंने कहा है कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं. येस, दे हैव डन इट इन द पास्ट एंड दे हैव नॉट बीन न्यूट्रल. They have been involved in making, unmaking governments, not entirely because of their doing, but because the politicians that we have in Pakistan are so corruptible, so power hungry, so fixated with their own interests. National interests का मैंने नहीं देखा किसी ने इस तरह सोचा हो जो पैरामाउंट हो जाए और उनके अपने इंटरेस्ट, उनकी अपनी पार्टी की इंटरेस्ट जो है वो सबॉर्डिनेट हों टू द नेशनल इंटरेस्ट. इफ़ पाकिस्तान इज़ टू सर्वाइव एंड थ्राइव, इट विल हैव टू मैंड इट्स वेज. नॉन स्टेट एक्टर्स फिनिश, टेरर फाइनेंसिंग फिनिश. ये आप अपने इंटरेस्ट में करें. इंडिया कहता है और उस पर आप रिएक्ट करते हैं, नो गुड. इट डज यू मोर हार्म. और ये माना भी गया वहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें बहुत नुकसान हुआ है पास्ट पॉलिटिक्स का. ये दोनों का एडमिट करना आई थिंक शुड बी वैल्यूड. द ओनली थिंग इज, लेट्स होप दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनेस्टली इज अ मूव टूवर्ड्स ए बेटर वे ऑफ फाइंडिंग पाकिस्तान's path to some sort of development. Internal threat is the main threat. और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसको दे शुड बी ब्रॉट टू द बुक एंड डेल्ट विथ अंडर द लॉ. तो आई विल एंड हेयर. मे बी वॉट आई हैव सेड इज नॉट वॉट सम पीपल वुड बी वेरी प्लीज्ड अबाउट, बट आई हैव डिसाइडेड टू ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट and analyze things the way they are in the total background.
पाकिस्तान का जो रोल था ना, जिसके लिए अंग्रेज़ों ने बनाया था, दैट्स ओवर. देयर इज़ नो सोवियत कम्युनिज्म. अब तो रशियन नेशनलिज्म का दौर है और उनकी अपनी सियासत है. दुनिया बदल गई हुई है. हाँ जी. और वेस्ट को आपकी वो ज़रूरत नहीं है जो तब थी. चाइना अपनी फुल ट्रेड करता है इंडिया के साथ. आपको किस पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि अपने आप अपने नुकसान आप करते जाएं जस्ट फॉर सम सॉर्ट ऑफ वेन ग्लोरी आइडियोलॉजिकल फिक्सेशन. हाँ जी. ओपन अप pragmatically in the best interest of Pakistan. Yes, Pakistan needs a strong defense. Yes, Pakistan's armed forces are key to the existence of Pakistan, no doubt. India ki armed forces are key to the existence of India. Who would deny that? Or जो पेंटागन है, who would deny that? This is nonsense. लेकिन जो नॉर्म है मॉडर्न पीरियड का वो ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल और उसके तहत मतहत होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस. हमारे यहाँ भी कई ऐसे कॉल्स हैं कि मुल्कों की आर्मी होती है, हमारी आर्मी का मुल्क है. इस किस्म की बातें हाफ ट्रूथ ज़रूर हैं. दे कैन बी cynicism, they can be outright denial of facts. That's not interesting. The interesting thing is this is a hard fact और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कई एफर्ट करने पड़ेंगे. इस रीजन में आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा. बार बार कहा गया कि 220 मिलियन के हम लोग हैं, हम न्यूक्लियर पावर है. वेल देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. हाँ जी. अपने इस इलाके में सार्क चार्टर के तहत आप प्रोग्रेस के लिए क्यों नहीं कदम उठाते? आई होप इंडियन कोलीग्स वहाँ पे ये जोर दें कि भाई, मैंने वहाँ पे भी इंटरव्यू में सुनता रहता हूँ. आई थिंक बोथ साइड्स शुड मूव टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन. इंडिया का जो ये बीजेपी और ये स्टांस है वो भी इट्स नॉट द वन दैट is most conducive to building peace, but उनकी अपने कंप्लेंट्स हैं कि यार आपने टेररिज्म यहाँ करवाई, हमारे शहरों के अंदर आके कई लोगों को मार गए, तो आपको हम कैसे ट्रस्ट करें? तो ट्रस्ट डेफिसिट का मसला हमारी तरफ से भी बहुत कॉम्प्लिकेट हुआ है. और कश्मीर पे व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ हिस्टोरिकली अ फैक्ट एंड आई हैव अगेंस्ट ऑल ये जो होती है ना कोशिश सच को रोकने की, दबाने की, उसको ख़त्म कर दिया है. आई हैव कोटेड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बीइंग टोल्ड कि ये ऑफ़र है इंडिया से 22 दिसंबर को. चौधरी मोहम्मद अली लेके गए थे. एंड मोहम्मद अली आई हैव कोटेड, जिसको केएच खुर्शीद की किताब में भी है और चौधरी मोहम्मद अली की अपनी किताब इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में भी इसका जिक्र है कि जब वो गए थे अपना लियाकत अली ख़ान के साथ और वहाँ से ऑफ़र भी थी. बट फेस द ट्रूथ. एंड अनदर ट्रूथ आई वांट टू एम्फसाइज इज, आप यूएन रेजोल्यूशंस की बात करते हैं बट दे आर अंडर चैप्टर 6 ऑफ द यूएन चार्टर, विच मीन्स the world can only facilitate a peaceful resolution. It has no सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है यहाँ पे आके कोई अपनी विल इम्पोज कर दे. सो टॉक टू इंडिया एंड इंडिया शुड टॉक टू यू. एंड आई हैव ऑलवेज सेड द लाइन ऑफ कंट्रोल इज द de facto border. If it becomes the de jure border, it will be an act of maturity, and whosoever will do it should be entitled to the Nobel Prize. Because that's the only way you can move forward. इंडिया वाले भी बकवास करते रहते हैं, छोड़ें अपना पूरा कश्मीर. मैंने कहा नॉट एन इंच. जो हो गया सो हो गया. इफ़ यू डिस्टर्ब अस देन यू हैव नो मॉरल हाई ग्राउंड. यही कहते हैं ना कि हमने टेररिज्म करवाया है. सो कीप योर कश्मीर, वी कीप आवर्स. दिस इज़ माई ओपिनियन, नॉट द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट आई एम जस्ट प्रोफरिंग माई अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है. So friends, thank you very much. I think I have taken a very long time. But this press conference is significant and I had to comment on it.